हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रेप अप। मैं ख्याति सिंह आपका स्वागत करती हूँ हमारी चैनल प्रेप अप पे। आज वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट या थिंकर्स की जो हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी, ये उसका दूसरा एपिसोड है या दूसरा लेक्चर है, जिसमें हम नेक्स्ट थिंकर प्लेटो की बात करेंगे, जो एक ऑब्वियस ट्रैजेक्टरी है, ऑब्वियस जर्नी रही है, जो हमने पहले थिंकर सोक्रेटिस से स्टार्ट किया। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, आई वुड रिक्वेस्ट यू कि इस वीडियो को देखने से पहले आप पहले सोक्रेटिस के बारे में वो वीडियो देखें, ताकि आपका जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है वो आए और आपके पास एक थॉरो मैप हो कि कैसी कैसी चीजें एडवांस हुई। तो आज की इस क्लास में हम A to Z प्लेटो की जर्नी डिस्कस करेंगे, उसकी थ्योरीज ऑफ फॉर्म्स, आइडियाज, सोल, एजुकेशन, कम्युनिज्म, थ्योरी ऑफ डीके और क्या उसकी पर्सनल लाइफ रही, क्यों उसको स्लेवरी में बेच दिया गया, क्या सोक्रेटिस के अलावा भी कोई लोग थे जिन्होंने प्लेटो को इन्फ्लुएंस किया। तो एक एक चीज को हम डिटेल में समझेंगे, पढ़ेंगे। और एक और चीज कि मैं इस क्लास के एंड में आपको स्कैनर दिखाऊंगी, आप उसको QR कोड को स्कैन करके जितने भी नोट्स आज हम क्लास में बनाएंगे ऑन स्पॉट अपने फोन पे या अपने लैपटॉप पे उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो आपको जो अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं है नोट्स बनाने की, वो आपको रेडीमेड यहाँ से मिल जाएंगे। तो विदाउट फर्दर अडू स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर ऑन प्लेटो। अब सबसे पहले एज यूजुअल हमारे दिमाग में हमेशा एक इमेज होनी चाहिए कि हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं। This right here is Plato for you। आपके सामने है ये प्लेटो को, जिसको हम लोग जानते हैं फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी। अब ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट चीज है कि इसको फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी समझा जाता है। तो क्या जर्नी रही होगी कि उसको सीधा फादर बोल दिया। फादर किसी चीज को अज्यूम कर लेना बहुत बड़ा एक आई वुड से क्रेडिट होता है किसी को बोलना कि उससे पहले किसी ने चीज स्टार्ट ही नहीं करी थी। एंड लाइक आई ऑलवेज से आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम्स में चाहे आप यूजीसी की प्रिपरेशन कर रहे हो, सीयूईटी एमए की कर रहे हो, पीजी की कर रहे हो, या आपके यूपीएससी की प्रिपरेशन हो, ऑलमोस्ट प्लेटो या वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स के रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको टाइम टू टाइम ये भी एड्रेस करूंगी कि किस तरह के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कहाँ से क्या आता है। So this right here, this young gentleman is Plato for you, not young actually, he is quite old। तो काफी जैसे कि आपने अपने सोक्रेटिस में पढ़ा था, सोक्रेटिस को बहुत लोग मॉक करते थे और उसका डिस्क्रिप्शन कैसा था कि इज एन अगली लुकिंग फेलो, बहुत अजीब सा दिखने वाला इंसान था, ज्यादा स्मार्ट नहीं था, बॉडी उसकी बहुत वीक थी। बट जब हम बात करते हैं प्लेटो की और उसकी अपीयरेंस की, तो उसमें हम लोगों ने स्पेशल क्वालिटीज जो बुक्स हैं, जो हमारे पास ड्रामास और प्लेज हैं ग्रीक सिटी स्टेट से, उनसे पता चलता है कि प्लेटो यूज्ड टू वियर अ लॉट ऑफ ज्वेलरी और काफी पॉपुलर गाय था। क्योंकि अगर आपको एक पूरे एक सिटी स्टेट में खुद को अलग दिखाना है तो आप कुछ अलग करोगे, तो वो एक अलग तरीके की ज्वेलरी पहनता था। उस लोग ज्यादा लोग ज्वेलरी नहीं पहनते थे और पहनते तो बहुत बेसिक पहनते थे, स्पेशली द यंगर मैन। तो प्लेटो लोगों से अलग दिखने के लिए, अपने आप को क्राउड से अलग निकालने के लिए थोड़ा डिफरेंटली स्टाइल करता था, ताकि लोगों की नजर उस पर जाए और वो लोगों को दिखे कि हाँ यहाँ पे कोई स्पेसिफिक आदमी है या थोड़ा स्पेशल आदमी है। तो प्लेटो का जो अपीयरेंस था वो बहुत डिफरेंट था। प्लस प्लेटो की अब बात करते हैं तो उसके नेम की बात आती है सबसे पहले कि प्लेटो का नेम क्या था। क्या प्लेटो का नेम प्लेटो ही था या विद टाइम हमें इवोल्यूशन मिला? क्योंकि कोई भी ऐसा हमें प्रॉपर टेक्स्ट बाय टेक्स्ट बुक्स नहीं मिली कि जहाँ से हम डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ले ली। जब भी हिस्ट्री, फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, इन डिसिप्लिन्स को हम समझते हैं, पढ़ते हैं, तो आपको हमेशा एक चीज याद रखनी होगी, कोई भी वन सोर्स नहीं होता, एक सोर्स कभी भी नहीं होता। तो हमें कैसे फैक्ट्स मिलते हैं? सपोज मैंने 4 किताबें पढ़ी, वन फ्रॉम अ स्कॉलर ऑफ पॉल साइंस या फिलोसफी, अनदर फ्रॉम अ हिस्टोरियन, अनदर बुक फ्रॉम अ ड्रामा, फ्रॉम अ प्ले, एंड उन तीनों में एक एस्पेक्ट कॉमन आ रहा है कि मुझे यहाँ पे भी प्लेटो दिखा, यहाँ पे भी प्लेटो दिखा, यहाँ पे भी प्लेटो दिखा। तो किसी अगर एक बुक ने उसकी कुछ क्वालिटीज मेंशन करी और वो क्वालिटीज सब में मेंशन है, तो इसका मतलब जो मेरे पास इंफॉर्मेशन थी वो वेरीफाई हुई। दिस is called triangulation. This is a method in research methodology। अगर आप यूजीसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये वर्ड पता होना चाहिए, ट्रायंगुलेशन। ट्रायंगुलेशन का मतलब क्या होता है कि आपके पास जो डाटा है
जो आपके पास डाटा है उसको मोर देन वन सोर्सेज से आप वेरीफाई कर पा रहे हैं, कि आप एक से ज्यादा सोर्सेज को रेफर कर रहे हैं और आपका डाटा वेरीफाई हो रहा है। तो प्लेटो के बारे में जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है दैट इज कमिंग फ्रॉम अ रेंज ऑफ आइडियाज। तो अब प्लेटो के नाम की बारी, क्या उसका सच में नाम प्लेटो था? बहुत से लोग बोलते हैं कि प्लेटो को उसका नाम उसकी अपीयरेंस के बेस पे मिला। व्हाई? बिकॉज आपको पता है, हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, ग्रीक सिटी स्टेट एक छोटा सा समाज है, वहाँ पे लोग वॉर में जा रहे हैं, लड़ रहे हैं, अलग अलग टाइप की स्किल्स प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो उनमें से एक स्किल्स थी कुश्ती, जिसमें प्लेटो पार्टिसिपेट करता था और उसके ट्रेनर ने उसको नाम दिया था प्लेटो, या उसका ट्रेनर उसको प्लेटो बोलता था। व्हाई? प्लेटो का मतलब होता है ब्रॉड। तो जब आप कुश्ती करते हैं तो आपकी बॉडी का साइज बहुत मैटर करता है, तो उसमें उसकी जो शोल्डर्स थे बहुत ब्रॉड थे, जो अपीयरेंस था उसका काफी स्ट्रॉन्ग एंड स्टर्डी दिखता था, तो इसलिए उसको निकनेम दे दिया गया प्लेटो। तो ये तो हमें समझा कि ठीक है उसका निकनेम प्लेटो पड़ा है, उसको कैजुअली लोग प्लेटो बुलाने लगे। सो व्हाट वाज हिज रियल नेम? तो ये माना जाता है, जो हमारे पास स्क्रिप्ट्स हैं, जो अवेलेबल सोर्सेस हैं, कि उसका रियल नेम था एरिस्टोक्लेस। एरिस्टोकल्स। व्हाई एरिस्टोकल्स? बिकॉज उसके फादर का नाम था एरिस्टन, तो सन ऑफ एरिस्टन इज एरिस्टोकल्स, which is by default Plato here, जिसका नाम विद टाइम चेंज हो गया। सो दिस इज द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन जो हमें धीरे धीरे अपने सोर्सेज से मिलती है। अब जैसे जैसे प्लेटो की जर्नी स्टार्ट हुई, प्लेटो ऑफ कोर्स सोक्रेटिस का स्टूडेंट था, बट क्या सिर्फ सोक्रेटिस का स्टूडेंट था? क्योंकि अगर आपने बहुत जनरल डिटेल्स ली होंगी तो आपको पता होगा कि ठीक है सोक्रेटिस का एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है प्लेटो पर, बट क्या सिर्फ सोक्रेटिस का इन्फ्लुएंस रहा है प्लेटो पर? If you think that is true, I would like to tell you it's not. सिर्फ सोक्रेटिस ही अकेला एक आदमी नहीं था जिसने प्लेटो की थॉट्स को इन्फ्लुएंस किया, क्योंकि आप समझिए कि अगर आप कुछ चीज पढ़ रहे हैं तो एकदम से सिर्फ आपके डायरेक्ट सामने एक इंसान नहीं होगा, देयर वुड बी समबडी जो पहले सोक्रेटिस से आया होगा। तो देयर वर पीपल और स्कॉलर व्हिच आर नोन एज प्री सोक्रेटिक थिंकर्स। प्री सोक्रेटिक थिंकर मतलब सोक्रेटिस से पहले जो थिंकर्स आए, जिन्होंने उससे पहले अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को समझा, बताया, तो उन्हें हम प्री सोक्रेटिक ट्रेडिशन के थिंकर्स कहते हैं। उनमें से दो थिंकर्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी स्टडी के लिए, और क्योंकि उन्होंने प्लेटो को इन्फ्लुएंस किया। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज हरक्यूलिस, दिस इज सी, Heraclitus, and the other one is Parmenides. तो ये दो थिंकर्स थे जिन्होंने काफी इन्फ्लुएंस किया, और इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट काम क्या किया स्पेशली फॉर द हरक्यूलिस। क्या एक काम था हेराक्लिटस का कि उस वक्त लोग बार बार यूनिवर्स के क्वेश्चन को बहुत डील कर रहे थे। आपको पता है ग्रीक में कितना इंपॉर्टेंट रहता है फिलोसफी का जो रीजन है, उसमें जो मैथमेटिशियंस थे, साइंटिस्ट थे, एस्ट्रोलॉजर्स थे, एस्ट्रोनॉमर थे, अलग अलग डिसिप्लिन्स को वो इंटर रिलेटिवली स्टडी कर रहे थे और धीरे धीरे न्यू उसमें एस्पेक्ट्स ऐड कर रहे थे। तो उसमें से एक फिलोसफर जो हेराक्लिटस था, उसने एक इंपॉर्टेंट बात बोली या इंपॉर्टेंट एक जर्नी कवर करी। वो जर्नी क्या थी? दैट जर्नी वाज फ्रॉम माइथोलॉजी टू मेटाफिजिक्स। अब ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और क्यों है मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि प्लेटो से इसका बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अगर आपने स्पेशली जाके प्लेटो से रिलेटेड डीप में बुक्स पढ़ी होंगी तो ही आपको ये सारे पॉइंट्स पता होंगे, क्योंकि जनरली बुक्स इतना डिटेल में कुछ कवर नहीं करती है या पासिंग रेफरेंस दे देती है बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस, या जो एक नॉर्मल जर्नी लोग ट्रेस करते हैं फ्रॉम सोक्रेटिस। तो इस आदमी का जो आपका फिलॉसफी रहा वो क्या था कि जर्नी माइथोलॉजी से मेटाफिजिक्स। अब माइथोलॉजी से मेटाफिजिक्स की क्या जर्नी है? उस वक्त सारे स्कॉलर्स इंटरेस्टेड थे क्या जानने में? यूनिवर्स, कि यूनिवर्स या जो हमारी अल्टीमेट रियलिटी है वो क्या है, ये यूनिवर्स किस चीज से बना है। क्योंकि धीरे 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 आप जो कभी भी आप अपने आप को उस जगह रख के देखिए, आप एक न्यू रूम में एंटर कर रहे हैं जहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं और आपको अभी उन चीजों के बारे में कोई नॉलेज नहीं है कि ये पेन है या नहीं है। आपके सामने जस्ट एक स्टिक है,
उसको देखेंगे कि मे बी ये किसी चीज में मे बी कुकिंग के लिए यूज होती है, मे बी खाने के लिए, मे बी लिखने के लिए, तो आप उसके लिए गेसिंग करेंगे। तो बहुत से लोग क्योंकि एक जैसा सोचते हैं ग्रुप में, तो बहुत से लोग कहेंगे कि मे बी एक चॉपस्टिक है, बट आप धीरे धीरे सोचेंगे कि चॉपस्टिक तो नहीं लग रही है, चॉपस्टिक के साथ मुझे 2 पेन मिलते हैं या 2 स्टिक्स होती, सो मे बी इसका कोई और यूज है। तो इसी तरह से अलग अलग फिलोसफर्स, अलग अलग लोग उस यूनिवर्स के बारे में सोच रहे थे, बिकॉज यूनिवर्स उनके लिए बहुत नई चीज थी। बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट बीसीज एंड 80s, उस टाइम पे, आज से इतने साल पुराने टाइम को हम कवर कर रहे हैं, जो अवेलेबल नॉलेज हमारे पास आज है वो नहीं थी। तो जब यूनिवर्स के लिए वो चर्चा कर रहे हैं तो बहुत से लोग माइथोलॉजी में बिलीव करते हैं। माइथोलॉजी कमिंग फ्रॉम द वर्ड मिथ्स, कि किसी ने बोल दिया कि किसी आसमान में रहने वाले भगवान ने या किसी सुपर पावर ने ये दुनिया बनाई है, या मे बी जो उनमें स्पेशली ग्रीक्स गॉड्स एंड टेल्स बहुत फेमस है, वो हर चीज को, हर एलिमेंट को एक अलग अलग गॉड से रिलेट करते हैं, पावर एंड एवरीथिंग। तो वो मिथ्स के अभी उनको पता नहीं है, बट दे आर अज्यूमिंग ये मिथ है, तो सब लोग उसको अग्री कर दिए बिकॉज कॉमन अंडरस्टैंडिंग। वहां से जर्नी कवर होके आती है आपकी मेटाफिजिक्स। अब मेटाफिजिक्स क्या है? एक ओवरऑल एंटायर रियलिटी की बात जो कर रहा है कि इट इज ट्राइंग टू फिगर आउट दैट व्हाट इज रियल। तो रियलिटी की क्वेश्चन को जो डील कर रहा है कि एग्जिस्टेंस हो या आपके जो ट्रूथफुल एक्सपीरियंस है उसमें क्या रियलिटी है, तो उस रियलिटी को समझने के लिए मेटाफिजिक्स कि फंडामेंटल नेचर क्या है इस रियलिटी का। ये जो आपकी रियलिटी है जिसकी हम बात कर रहे हैं कि अगर यूनिवर्स है तो इसका फंडामेंटल नेचर क्या है, सो व्हाट इज द फंडामेंटल नेचर ऑफ रियलिटी, उस क्वेश्चन से डील करता है मेटाफिजिक्स। और इन्हीं एलिमेंट्स को आगे किसने यूज किया? प्लेटो ने। अगर हम आगे प्लेटो के बारे में पढ़ेंगे, उसके अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को, तो इसी मेटाफिजिकल एस्पेक्ट को, इसी से इंस्पायर था प्लेटो, इसी को उसने अपने थ्योरी ऑफ फॉर्म्स, आइडियाज, सोल, यहीं से ड्रिवन है कि उसने फिर रियलिटी समझ नहीं पाई, उसकी फंडामेंटल एस्पेक्ट्स क्या है वो समझने की कोशिश करी। तो ये थे अलग अलग इन्फ्लुएंसेस ऑफ प्लेटो। आगे समझते हैं उसकी जर्नी को। सो जैसे ही उसकी जर्नी स्टार्ट होती है, वो क्वेश्चन कर रहे हैं, ही बिकेम अ वेरी नॉलेजेबल ह्यूमन बीइंग आफ्टर सोक्रेटिस। सोक्रेटिस के सारे डायलॉग्स को उसने लिखना शुरू किया, एंड मच लाइक सोक्रेटिस, जैसे सोक्रेटिस का प्रोफेशन था कि वो ग्रुप में लोगों को लाता था, उनसे क्वेश्चन पोज करता था, डिस्कस करता था, और अलग अलग टॉपिक्स पे, वर्च्यूज हो, नेगेटिविटीज हो, रेंज ऑफ टॉपिक्स पे डिस्कस करके एक अल्टीमेट आंसर देता था। तो इसी तरह सेम ट्रेडिशन को कैरी फॉरवर्ड किया उसने विद अ स्कूल जिसका नाम था द अकेडमी, और इसी स्कूल को फिलोसफी या वेस्टर्न वर्ल्ड में पहला इंस्टीट्यूशनलाइज्ड स्ट्रक्चर फॉर स्कूल भी माना जाता है, क्योंकि उससे पहले कोई ऐसा फॉर्मल एजुकेशन सेटअप उनके पास नहीं था। तो द अकेडमी का बहुत रोल रहा लोगों को इन्फ्लुएंस करने में। सबसे इसका फेमस जो स्टूडेंट था दैट वाज एरिस्टोटल, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से कवर करके पढ़ेंगे। तो द अकेडमी जो था आपका प्लेटो का स्कूल, जो उसने खुद के एक इंस्टीट्यूशन खोला जहाँ पे ही यूज्ड टू कैरी फॉरवर्ड द सेम सोक्रेटिक ट्रेडिशन ऑफ डिबेट, डायलॉग, डायलेक्टिक्स, और उसी चीज़ों को वो आगे बढ़ता चला जाता था। तो उसी चीज़ों को आगे बढ़ा के उसने क्वेश्चन किया कि ठीक है द अकेडमी बन गया, और उसमें द अकेडमी में उसने काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को ट्रेन किया थिंक करने के लिए, तो हर स्टूडेंट का एक अलग एनालिसिस निकल के आया। तो विद टाइम जब उसकी जर्नी आगे बढ़ी और जो गवर्नमेंट था, स्ट्रक्चर था, चेंज हुआ, तो प्लेटो भी अलग अलग जगह घूमता रहा, और उसने एक जगह पे फाइनली इन्वॉल्व होने लगा वो पॉलिटिक्स में, इन द स्टेट ऑफ सिरोस। सो साइरक्यूस की पॉलिटिक्स में जब वो इन्वॉल्व होने लगा, उस वक्त साइरक्यूस में क्या था, एक डिक्टेटर था या एक टायरेंट था जो वहां पे रूल कर रहा था। उस टायरेंट का नाम था डोमिनियस, डेनानियस। तो वो वहां पे रूल कर रहा था, और जैसे अभी हम प्लेटो का कॉन्सेप्ट आगे पढ़ेंगे, तो प्लेटो वाज लुकिंग फॉर अ फिलोसोफर किंग, या उसका जो आइडियोलॉजी है कि एक आइडियल किंग होना चाहिए। तो इवेंचुअली उसको समझ आया कि दिस गाय इज नॉट द राइट किंग, क्योंकि वो टायरेंट है। तो उसने उसी की किसी रिलेटिव, बहुत से लोग बोलते हैं, बहुत से अकाउंट कहते हैं कि दिस रिलेटिव वाज हिज ब्रदर इन लॉ या ब्रदर, तो उसके साथ प्लेटो ने कॉन्स्पिरेसी करी कि ठीक है मैं आपके साथ मिलके
इसको यहाँ से डिथ्रोन कर देंगे, इसको यहाँ से हटा देंगे। बट एज वी ऑल नो हिस्ट्री हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग लेसन फॉर अस दैट ब्लड इज थिकर देन वाटर। तो अल्टीमेटली इस रिलेटिव ने क्या किया, इसके साथ मिलके प्लेटो के साथ ही बगावत कर दिया, गद्दारी कर दी। एंड प्लेटो को क्या हुआ, फिर एकदम से पनिशमेंट दी गई कि अगर आपको किसी किंग को पता चल रहा है कि कोई आपके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, तो ये कॉन्स्पिरेसी कौन कर रहा था यहाँ पे, प्लेटो। तो प्लेटो वाज कॉन्स्पायरिंग अगेंस्ट दिस किंग। तो उसने क्या पनिशमेंट दी कि प्लेटो को सबसे पहले या तो देश से निकाल दिया जाए, बट देश से निकालना इज नॉट इनफ, क्योंकि वो थोड़ी, अगर आपके खिलाफ कोई पूरा एक कितना ज्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है, सो दे फाइनली डिसाइडेड टू सेल प्लेटो इनटू स्लेवरी। तो प्लेटो को स्लेवरी में एज अ स्लेव बेच दिया गया, मार्केट में ले जाया गया कि किंग इज पुटिंग दिस गाय इनटू स्लेवरी ऑक्शन में, तो प्लेटो को स्लेवरी में बेच दिया गया। देन देयर वाज अनदर गाय जिसने प्लेटो की फ्रीडम को खरीदा। तो दिस आल्सो टेल्स अस अबाउट अ कॉन्सेप्ट इन ग्रीक्स, जो हम एरिस्टोटल के इसमें पढ़ेंगे कि एरिस्टोटल जस्टिफाइज स्लेवरी। तो वो हम जब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे तो स्लेवरी का स्ट्रक्चर आपको समझ आएगा एरिस्टोटल के थ्रू कि कैसे एक मास्टर किसी की भी स्लेवरी को खरीद सकता है, फ्रीडम को भी, जिस तरह से वो स्लेव खरीद रहा है उसी तरह पैसा देके वो उसकी फ्रीडम भी खरीद सकता है कि आई एम बाइंग दिस स्लेव एंड नाउ आई एम मेकिंग हिम फ्री। तो प्लेटो की जो फ्रीडम थी वो उसके एक फ्रेंड ने खरीदी जिसका नाम था एमिसेरिस, हु बॉट प्लेटोस फ्रीडम, जिसने प्लेटो की फ्रीडम को खरीदा। कितने पैसों में, इन जस्ट 12 मीनास। मीनास इज द करेंसी जो उस वक्त वहां पे प्रेवलेंट थी। तो 12 कॉइन्स होंगे, विच इज आई गेस 12 कॉइन्स सिल्वर के हो सकते हैं, उसका एस्पेक्ट डिफरेंट हो सकता है। तो उसमें उसने प्लेटो को स्लेवरी से फ्री कराया। एंड फाइनली प्लेटो वेंट बैक टू हिज सिटी स्टेट और वहां पे उन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया। और उसके बाद ये प्रॉपर अकाउंट नहीं है कि प्लेटो की डेथ कैसे हुई। बहुत से लोग बोलते हैं कि वो अपने नॉर्मल जिंदगी जी रहे थे एंड ओल्ड एज में ड्यू टू इलनेस मरे। कुछ लोग बोलते हैं कि बिकॉज ही वाज ट्रैवलिंग सो मच उससे मरे, क्योंकि देयर इज नो वन परमानेंट अकाउंट। बट वी ऑल नो कि आफ्टर दिस जो उनका वर्क रूटीन था वो शिफ्ट हुआ, ही स्टॉप्ड गिविंग मच लेक्चर्स और नॉर्मल काम करके ही डाइड इवेंचुअली। सो दिस वाज अ प्रॉपर बायोग्राफी या बायोग्राफी या एक छोटा सा स्केच जिसमें हमने प्लेटो को पहले जाना कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वाज ही और उसके क्या क्या उसमें मेन इन्फ्लुएंसेस थे और कैसे कैसे उसने अपनी जर्नी को आगे कवर किया। आप जानते हैं कि ये तो था कि प्लेटो को किसने इन्फ्लुएंस किया, बट प्लेटो ने भी बहुत से लोगों को इन्फ्लुएंस किया होगा, क्योंकि प्लेटो को तभी आप फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी बोल रहे हैं कि उसने बहुत से लोगों को इन्फ्लुएंस किया। तो दिस नोशन जो आज के टाइम पे हमारे सामने आ रहा है इज कॉल्ड न्यू प्लेटोनिज्म। न्यू प्लेटोनिज्म, न्यू प्लेटोनिज्म में क्या है कि इट हैज इन्फ्लुएंस्ड पीपल फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ रीजन्स एंड रिलीजन्स। तो इट इज ईदर इस्लामिक और क्रिश्चियन, दोनों ही फिलोसफीज को कहीं ना कहीं प्लेटो ने इन्फ्लुएंस किया है। तो वो इन्फ्लुएंस किसके वर्क में दिखता है, टू वेरी प्रोमिनेंट स्कॉलर्स। वन वी हैव फॉर क्रिश्चियन फिलोसफी, तो क्रिश्चियन फिलोसफी में we have Augustine, and in Islamic philosophy we have Al-Farabi, जिनकी राइटिंग्स में हमें किसका इन्फ्लुएंस दिखता है, प्लेटो का। तो इनकी राइटिंग्स में हमें दिखता है कि प्लेटो ने कैसे इनको इन्फ्लुएंस किया और इसी चीज को हम लोग बोलते हैं न्यू प्लेटोनिज्म, बोथ क्रिश्चियन एंड इस्लामिक फिलोसफी। इवेंचुअली बहुत से लोगों को लगता है कि मे बी इट वाज द हिंदू फिलोसफी दैट इन्फ्लुएंस प्लेटो बिकॉज ही टॉक्स अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ सोल। जो कॉन्सेप्ट ऑफ सोल उस वक्त तक ग्रीक में या वेस्ट में कहीं भी जिसकी चर्चा या जिसकी बातचीत नहीं होती थी, बट इंडिया में बिकॉज इंडियन सिविलाइजेशन में ऑलरेडी सोल का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है जो कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता। बाकी लोगों को क्या लगता है, इट्स जस्ट बिटवीन हेवन एंड हेल, और आपका जो मटेरियल आपकी जो बॉडी है इट्स मेड अप ऑफ मैटर, एक फिजिकल मैटर है जो डिके होके आप मर जाते हैं।
बट द अल्टीमेट कॉन्सेप्ट ऑफ सोल, कि अगर आपका फिजिकल जो बॉडी है, जो कंपोजर है, वो डिके भी हो जाए, देयर इज समथिंग कॉल्ड द सोल, द स्पिरिट, जो आपके अंदर अलाइव रहती है। तो ये जो अलाइव रहने वाला जो फिनोमिना है सोल का, स्पिरिट का, ये किसी भी वेस्टर्न फिलोसफी में नहीं था। इट वाज ओनली द इंडियन फिलोसफीज, जो इंडियन फिलोसफी थी उस वक्त, जो इंडियन सिविलाइजेशन में स्पेशली अराउंड वेरी एंशिएंट टेक्स्ट, बी इज वैदिक टेक्स्ट हो, बुद्धिस्ट टेक्स्ट हो, हिंदू टेक्स्ट हो, या आपके जैन वाले टेक्स्ट हो, हिंदू फिलोसफी हो, चाहे वो जैनी फिलोसफी हो, या आपकी बुद्धिस्ट टेक्स्ट हो, तीनों में ही आपको कॉमन क्या मिलेगा? द कॉन्सेप्ट ऑफ सोल। बट कोई भी फिलोसफी विद इन द वेस्टर्न वर्ल्ड उस वक्त तक द कंसेप्ट ऑफ सोल की बात नहीं कर रही थी। सो बहुत से लोगों को लगता है कि प्लेटो इज इंस्पायर्ड बाय द इंडियन फिलोसफी थ्रू इट्स कॉन्सेप्ट ऑफ सोल। तो ये तो था आपके लिए एक जनरल स्केच फॉर प्लेटो। अब हम समझेंगे धीरे धीरे उसका जो मेन एलिमेंट्स है, मेन थ्योरीज है, मेन फिलोसफीज है जिसके बारे में उसने बात की। सबसे पहले तो उसकी थ्योरी ऑफ फॉर्म्स एंड, और जिसको थ्योरी ऑफ आइडियाज भी कहते हैं। ये थ्योरी इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में बहुत बार यहीं से क्वेश्चन आता है कि उसका थ्योरी ऑफ फॉर्म्स और आइडियाज है क्या, फॉर्म या आइडिया के बारे में उसका क्या मानना है। तो प्लेटो के लिए जो आइडिया है वो क्या है? इट्स नॉट रियल। वो क्या बात कर रहा है फिर कि अगर रियल नहीं है, तो ही सेज कि द वर्ल्ड एग्जिस्ट इनटू टू पार्ट। तो जो हम जी रहे हैं वो सब एक इमेज में जी रहे हैं ऑफ द एक्चुअल वर्ल्ड, ऑफ द रियल वर्ल्ड। तो जो रियल वर्ल्ड है ये अभी तक हमें मिला नहीं है। देयर इज अनदर एलिमेंट, उसका जो फॉर्म, अ वर्ल्ड ऑफ फॉर्म, जहाँ पे रीजन वर्क करता है, और यही हमारा रियलिटी है। अभी हम सिर्फ रियलिटी की शैडो में जी रहे हैं। तो एक आइडियल जो वर्ल्ड है दैट एग्जिस्ट, लेकिन जो अभी हमारे पास अवेलेबल चीजें हैं वो सब क्या है? इट्स जस्ट शैडोज, सिर्फ इमेजेस है। बट जो रियल वर्ल्ड है दैट इज डिफरेंट, दैट इज नॉट राइट हियर। तो ये उसका एक ओवरऑल एनालिसिस रहा है कि कैसे दो तरीके के वर्ल्ड हो सकते हैं। वन इज बेस्ड ऑन इमेज, शैडो, शैडो ऑफ द रियलिटी। ये जो आपका रियल वर्ल्ड है जिसको अभी आप अनटेस्ड हैं, अभी आप वहां तक नहीं पहुंचे हैं, उसकी रियलिटी पे ये बेस्ड है। तो ये उसका लार्जर आइडिया रहा अराउंड थ्योरी ऑफ फॉर्म। उसके बाद